नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरी पे। आज हमारे बीच है डॉक्टर उमेश भारती जी। इन्होंने रेबीज की सबसे सस्ती दवाई का इजाद किया है, जिसके कारण आज रेबीज का इलाज 350 रुपए में संभव है। पहले इस इलाज के लिए कम से कम 35,000 रुपए देने पड़ते थे और इनकी इस सफलता के लिए सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले उमेश जी आज हमारे बीच है। उमेश जी, आपका स्वागत है साइड स्टोरी पे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और इस समय आप कहाँ पे कार्यरत हैं? देखिए, मैं वैसे तो मेरे घर जो हैं माँ बाप के वो हैं ज्वालामुखी में। हम हमारे एंसेस्टर हैं वो मंदिर के पुजारी ज्वाला जी के रहे हैं और उस ज्वाला माता का आशीर्वाद ही है कि हम कुछ कर पाए। लेकिन मेरी जो एक्चुअली मैं ज्वालामुखी में ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर थे और उनकी ट्रांसफ़र जो है हर साल 1.5 साल में कहीं ना कहीं हो जाती थी। तो कभी माँ के साथ, कभी फादर के साथ अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ाई की, तो बड़ा कम मैं वहाँ पे रहा। अब मैं शिमला में हूँ, परी महल में ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, स्टेट लेवल ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ हम डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल्स को जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं मेडिकल की उनकी पढ़ाई करवाते जी उमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रेबीज क्या होता है और ये जो किसके काटने से होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखिए, रेबीज एक बड़ी घातक बीमारी है और एक बार हो जाए तो फिर से इसका इलाज जो है वो लगभग नामुमकिन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कोई एनिमल जितने भी हैं, ज़्यादा करके डॉग और कैट और नेबला जो हैं, या इवन बंदर भी हैं, तो वो जब काट जाते हैं तो उनके सलाइवा में जो एक वायरस होता है, जैसे वायरस आजकल कोविड-19 का चल रहा है, इसी तरह का वायरस होता है। वो वायरस घाव में चला जाता है और घाव में जाके मल्टीप्लाई करके वो किसी नर्व के साथ जुड़ के वो ब्रेन तक चला जाता है और ब्रेन में जाके वो एक इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। तो जब एन्सेफेलाइटिस हो जाती है तो हम कहेंगे आम भाषा में कि रेबीज होगी। तो रेबीज जब हो जाती है तो उसको जो आदमी होता है वो बड़ा एजिटेटेड हो जाता है, उसको पानी से डर लगता है, हवा लेने से डर लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की जो कठिनाइयां उसको आने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि इसको हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, फोनोफोबिया, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये डेफिनेटली क्लिनिकली रेबीज है और इसलिए अब इसका इलाज जो है लगभग नामुमकिन है। जी सर। सर, ये जो आपने रेबीज की वैक्सीन बनाई है, इससे पहले भी जो वैक्सीन थी, ये उससे कैसे अलग है? और इसे बनाने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब कब आपने सोचा कि मुझे इस पे अपनी रिसर्च करनी है और ये इस पे दवाई बनानी है अपनी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन, दो तरह के टीके जो लगते हैं डॉग बाइट में, ये इंजेक्शन वही है जो पहले थे। हमने सिर्फ इनका लगाने का तरीके को बदल दिया। मतलब इंट्रामस्कुलर जो लगते थे दोनों चीजें, उनको हमने इंट्रामस्कुलर को हटा दिया और अलग तरीके से हमने वैक्सीन भी अलग तरीके से लगानी शुरू की, चमड़ी में लगानी शुरू की, उसको इंट्राडर्मल कहते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबिन है सिर्फ घाव में लगानी शुरू की, तो उसको इंट्रालीजनल कहते हैं। तो हमने इसका तरीका बदला। वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन जो थी पहले से वही थी, लेकिन उसी को किसी नए तरीके से लगा के, ताकि उसकी जो है जो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाए और वॉल्यूम कम होने से उसकी प्राइस कम हो जाए। तो ये कोई ऐसी नई चीज हमने नहीं डिस्कवर की। हाँ, नया तरीका जो हमने रिकमेंड किया कि ऐसे तरीके से हम लगाएंगे तो लोगों की जान भी बचेगी, इलाज भी सस्ता होगा और ज्यादा लोग इसको लगवा पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। और जहां तक दूसरा आपका सवाल रहा है कि कैसे हमने इसको सोचा, क्योंकि मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, तो गांव में ज्यादा करके जैसे मौतें हैं वो स्नेक बाइट और डॉग बाइट की वजह से होती हैं। अदरवाइज लोग बड़े हेल्दी हैं गांव में। तो मैंने देखा कि यदि वो लोग क्यों नहीं जाते हैं हॉस्पिटल, वही है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 30-30, 35-35 हजार रुपए के इंजेक्शन जो हैं, और मिलते भी नहीं थे कई बार मार्केट में। तो ब्लैक से ले रहे हैं या दिल्ली जाके ले रहे हैं।
तो इस तरह की दिक्कतों का सामना जो लोगों को करना पड़ता था। जब मैंने यहाँ रिपन हॉस्पिटल में, डीडीयू हॉस्पिटल में आया, तो मैंने साक्षात फिर से दोबारा देखा अपनी आंखों के सामने कि लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे वो दवाई नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से मर रहे हैं। तो मुझे फिर वो एक दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए, और मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम भी था कि मैं करूं। तो उस वक्त मैं एक ऐसी पोजीशन में था कि मैं कुछ करूं, तो मैंने उस पे सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और उस पे काम करना शुरू किया, जिसके अंततः हम उसमें सफल हुए, और जिसको WHO ने मान्यता दी कि ये जो आपने नया तरीका ढूंढा है, सबसे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इलाज है, और हम इसको मान्यता देते हैं। जी सर। सर, ये जो रेबीज की दवाई थी, इसे बनाने में सर कितना समय लगा? देखिए, तो बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि किसी चीज को महंगा करना तो आसान है, एकदम सब मान जाते हैं, लेकिन किसी चीज को सस्ता करना हो तो लोग 100 सवाल उठाते हैं, इंक्लूडिंग आवर डॉक्टर फ्रेटर्निटी सवाल उठाती है कि ये ठीक भी है इलाज कि नहीं, इफेक्टिव भी है कि नहीं। तो जहां तक समय लगने की बात है, जो हमने इसको प्रैक्टिकली करना, मतलब जब सोचना शुरू किया तब से लेके और जब तक ये इसको WHO की मान्यता मिली, मैं समझता हूँ कि 17-18 साल का समय इसमें टोटल लगा। और ज्यादा करके समय लगा कि लोग काम ही नहीं करने देते थे। लोग लोग कहते थे कि हम करने ही नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि WHO के जो रिकमेंडेशन है उसके अगेंस्ट है। तो वो एक सबसे बड़ी हर्डल थी, यदि वो करने देते तो शायद 5-7-8 साल जो है मैं जल्दी कर पाता इसको, और लोगों को इसका फायदा जल्दी मिलता। लेकिन उसको मनाने में, अथॉरिटी को मनाने में और बाकी लोगों को कन्विंस करने में बहुत मुश्किल हुई, और तभी वो उन्होंने हमें अलाउ किया जब वो मार्केट से खत्म हो गई। पहले वैक्सीन खत्म होगी तो वैक्सीन पे काम किया, फिर इम्यूनोग्लोबिन खत्म होगी तो इम्यूनोग्लोबिन पे काम किया। तो मतलब कि वो एक मजबूरी थी जिससे हमें उन्होंने अलाउ किया, अदरवाइज हम कई साल यही संघर्ष करते रहे कि हमें अलाउ तो करो, हमें एक बार करने तो दो, हम इसको प्रमाणित करेंगे, हम इसको लैब से प्रमाणित करेंगे, लेकिन कोई कराने को तैयार नहीं था। उसकी वजह ये भी थी, एक छोटे से हॉस्पिटल में एक छोटा सा डॉक्टर कोई इतनी बड़ी बात कर रहा है कि WHO के प्रोटोकॉल को चैलेंज करना है, तो वाकई उनके लिए हास्यास्पद बात थी कि तुम्हारे तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात कहना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ की किसी प्रोटोकॉल को चैलेंज करना, जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट हैं पूरे कंट्री में, कोलैबोरेटिव सेंटर हैं, बड़े बड़े रिसर्चर हैं जिन्होंने PhD, डबल PhD रेबीज पे कर रखी है, वो नहीं इस बारे में सोच रहे हैं, तो तुम यहाँ सिर्फ MBBS होके सोचते हो। तो उन्होंने बहुत सारे कि पहले तुम PG करके आओ, तो मैं 41 ईयर्स का जब हो गया था तब मैंने PG की मजबूरन अप्लाई करना पड़ा, नहीं तो कोई मेरी बात ही नहीं सुना था। जब PG करके आया फिर उन्होंने कई बहाने लगाया कि नहीं तुम्हें हम नहीं करने देंगे, पहले परमिशन लाओ। तो इस तरह की कई हर्डल जो थी, वो हमारे इरादे स्पष्ट थे, हमारा प्रोटोकॉल स्पष्ट था, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की हर्डल थी उस वजह से इतना टाइम लगा। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो ये वैक्सीनेशन है इससे WHO से मान्यता प्राप्त है, तो पूरे विश्व में सर इसका प्रयोग हो रहा है, और इसके प्रयोग होने से सर कितना फायदा हो रहा है पूरे विश्व में, ये हम जानना चाहेंगे। नहीं, पहले तो मैं विश्व की बात बाद में करूंगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे हिमाचल में अब ये फ्री है, 90 से ज्यादा सेंटर जो है इसको फ्री दे रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो एक मनी था इसके लिए रखा गया था, वो अब सफिशिएंट है कि सबको वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन फ्री दी जा सके। जबकि पहले कुछ साल पहले की बात है कि इवन 2008-9 तक भी ऐसी स्थिति थी कि लोग जो है उनको मिलती नहीं थी, और वैक्सीन तो लगवा लेते थे लेकिन इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिलती थी, उस वजह से मर जाते थे। ऐसे ही कांड जो है वो रामपुर में हमारे एक भाई जो है 40 ईयर्स के थे, उनको वैक्सीन तो लगी, इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगी, और उनकी डेथ हो गई। तो अब जो है डेथ रेट हिमाचल में लगभग 0 हो गई, और उसी पैसे से जो पहले गवर्नमेंट खर्चती थी लोगों पे, उससे भी कम पैसे में 10,000 के बजाय 40,000 लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, और जरा खरोंच भी होती है लोग पहुंच जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम 0 डेथ की तरफ, रेबीज डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस काम से मुझे बहुत संतुष्टि है। और WHO की हेड यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी यही बयान अपना वीडियो में दिया था कि ये जो काम है, जो हिमाचल मॉडल है, वो ना केवल हिमाचल, इंडिया के बाकी स्टेट्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि 2018 में ये रिकमेंडेशन आई है, अभी जस्ट आई ही है, लेकिन फिर भी 10-15 फॉरेन की कंट्रीज जो हैं, जैसे पाकिस्तान है, थाईलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट शुरू करना, ना केवल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी पब्लिकेशन आ गई है कि हमारे कितने करोड़ रुपए बचे और कितनी जान बची। और सबसे बड़ी बात है कि कितना बायोलॉजिकल, जो इम्यूनोग्लोबिन जो ब्लड से बनती है, वो बड़ी शॉर्ट सप्लाई में रहती थी। तो अब एक वायल, जो 2 वायल एक आदमी को लगते थे, वो अब 2 वायल 20 और 30 लोगों को लगते हैं।
तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी कि अवेलेबिलिटी इसकी सबके लिए होगी। अदरवाइज होर्डिंग शुरू होती थी, प्राइवेट लोग इसको होर्ड कर लेते थे और वो वीआईपी की सर्विस होती थी, गरीब आदमी मारा जाता था। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब सबके लिए फ्री है। हाँ, स्नेक बाइट में भी हम बहुत सालों से लगे हैं, खैर रेबीज से भी पहले के लगे हैं। लेकिन सबसे, चाहे रेबीज की बात हो चाहे स्नेक बाइट की बात हो, हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास लैब्स नहीं है। तो हम अब फॉरेन कोलैबोरेशन में हैं, भगवान की दया से यूके यूनिवर्सिटीज से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और काफी काम स्नेक बाइट का हमने हिमाचल में किया है। लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लेबोरेटरी का हमारे पास कंस्ट्रेन है, जो कि हम मुश्किल से जो है टाई अप कर पा रहे हैं। तो वो एक कंस्ट्रेन है, लेकिन बड़ी जल्दी हम इस पे जो है कुछ निकालेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो और स्नेक बाइट से डेथ जो है वो मिनिमाइज या जीरो कर सके। नहीं, देखिए, ये एक भ्रांति की सिर्फ बाइट से होता है। कुछ भी जरा भी टच हो जाए, जरा सी खरोंच भी आ जाए, स्किन जब भी टूटेगी, उसका सरफेस जब भी टूटेगा, वायरस इतना मन्यूस है, इतना छोटा है कि वो जस्ट जरा सा भी पंक्चर भी होगा, जरा सा भी स्किन टूटेगी, ब्रोकन होगी, तो वो अंदर जा सकता है। तो इसलिए खरोंच भी लगने से हमें प्रोफिलैक्सिस लेना चाहिए। अब तो फ्री है और वो लोग ले भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिनकी डेथ हुई है, एक या हर साल एक डेथ हम देख रहे हैं होती है, तो इसी वजह से होती है, दो वजहों से। एक तो खरोंच लगी थी तो लोग इंजेक्शन लगवाने नहीं जाते, और दूसरा गलत धारणा है कि पिल्ले ने काटा, छोटे पिल्ले ने काटा, इसको कहाँ से रेबीज होगी। तो वो दो वजह से अभी भी अनअवेयरनेस की वजह से वो कभी कभी डेथ हो रही है। तो वो मैं चाहूंगा कि ये लोगों तक मैसेज आए कि छोटा पिल्ला हो या खरोंच लगे, दोनों घातक है, दोनों डेथ का कारण बन सकते। नहीं, सबसे बड़ी बात है, जहां तक कोरोना की बात है, कि वो लोग प्रिकॉशन लें। और अभी आप देख रहे हो माल रोड पे पूरे लोग जो है फुल है, और मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कोरोना के लिए इनविटेशन है आने वाली थर्ड वेव के लिए। तो वो एक सबसे बड़ा ये है कि प्रिकॉशन लें। लेकिन जब बीमारी हो जाए तो डरे नहीं, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखें। और तीसरा ये है, जहां तक दवाइयों की बात है, बेसिकली ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, इसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। और जो हम भाग रहे हैं रेमडेसिविर और ये सारी चीजें, वो बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है। तो अब तो बहुत सारे पब्लिकेशन भी आ गए हैं। इसलिए पैसों से इलाज नहीं होगा, हिम्मत से होगा और टाइमली जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर से होगा। यदि ऑक्सीजन लेवल जो है 94 से नीचे जाए, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और अपने आप को दिखाएं और डॉक्टरों पे विश्वास करें। एक तो जो लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन, गूगल मेडिकेशन शुरू कर दिए, वो बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर बोलता है उसका कहना माने और उस पर विश्वास। जी सर। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर किसी का सपना होता है कि पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित होना। तो सर, जब आपको ये सम्मान मिला तो आपको क्या लगा सर? कैसी आपको फीलिंग आई? और एक बात, सम्मान के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट करा, उनके बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए, सम्मान मिला, भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ। पहले तो मैं WHO का आभारी हूँ, जिन्होंने एक छोटे से हॉस्पिटल में जो काम किया गया, जो हमने डाटा जनरेट किया, जो हमने रिजल्ट्स लाए, उसको इतने बड़े स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे मान्यता दी, और हमारे पे विश्वास रखा कि ये सच है जो ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों की सहायता की बात है, तो वही बात है कि मैं चलता गया अकेला, काफिला बनता गया। तो वो जब मैं चला तब तो कोई भी नहीं था, ना ही कोई मेरे लिंक्स थे, ना कोई मैं किसी को जानता था। लेकिन धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग मिलते गए, और बड़े चुनिंदा लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूँगा 5 या 6 लोग, जिन्होंने एकदम जो मेरे साथ आए और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तुम सही हो। और उनसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो WHO की जूनोसिस की हेड हैं, डॉक्टर बर्नाडेट, और जो निम्हांस में डॉक्टर मधुसूदना थे, उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग पिलर मेरे साथ रखा। और थाईलैंड में एक डॉक्टर हेनरी वेल्ड हैं, एक डॉक्टर लिया हैं। तो ये 4-5 गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं समझता हूँ कि तब हम इस मुकाम तक पहुंच। जी सर। सर, ऐसे बोलते हैं कि कभी किसी भी विषय में कोई भी इंसान रिसर्च करता है तो सबसे ज़्यादा जो झेलना झेलना पड़ता है वो परिवार को झेलना पड़ता है, क्योंकि परिवार को समय नहीं दे पाते और काम की इतनी व्यस्तता रहती है कि कई बार कभी असफलता हाथ लगती है तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है।
ऐसे में परिवार की भूमिका आपके लिए कैसी रही सर? नहीं, ये एक बड़ा टिकली सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये रिसर्च जो है वो हमने अपने अपने स्तर पर की, कोई सरकार की कोई सपोर्ट इसमें थी नहीं, या दफ्तर की कोई सपोर्ट नहीं थी। वहां तो हमें नौकरी जैसे हम कर रहे हैं 5 बजे तक, या रात को नाइट लगा रहे हैं, तो जो बीच में समय लगता था उसमें पढ़ाई करते थे, तो वो डेफिनेटली वो सारा प्रेशर जो है वो परिवार पे ही आता था, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे दिन दिन प्रतिदिन की होने वाली दिक्कतें थी कि कैसे लोग जो हैं काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, रोज डिस्कस होता था, रोज घर में टेंशन। और फिर कभी कभी दिल करता कि छोड़ो यार, मैंने 2-3 बार छोड़ भी दिया सारा काम, लेकिन फिर किसी बेचारे गरीब की डेथ हो जाएगी, फिर मुझे लगेगा कि नहीं यार, कोई करने को तैयार नहीं है, तुम ही करोगे कुछ भी करना है तो फिर से दोबारा से शुरू हो जाऊंगा। तो इस तरह की ये सिलसिला काफी सालों से चलता रहा। तो मैं समझता हूँ कि परिवार का बहुत सहयोग है। दोनों बच्चे अब मेरे मेडिकल में हैं, डॉक्टर, एक तो वेटरनरी डॉक्टर बन गया है, पीजी कर रहा है, दूसरे बेटी जो है 3rd ईयर में। तो उनको कभी मैंने पढ़ाया नहीं, बस ये है कि कभी कभी मैं ये कहता था कि तुम दोनों जितना पढ़ते नहीं उतना मैं पढ़ता हूँ। तो ये इस तरह से वो देखते थे कि मैं सोता ही नहीं हूँ, लगभग सारी रात पढ़ता रहता हूँ, सारी रात चलता रहता हूँ। तो वो उसका असर उन पे रहा, और वो खुद पढ़ते रहे, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं उनको पढ़ाऊं या पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो। उसी तरह से जो मेरी वाइफ है उनका बड़ा भारी सपोर्ट रहा, क्योंकि स्पेशली साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट जो था, क्योंकि रोज कोई ना कोई हमें इतना डिस्करेज कर देता था, बड़े बड़े लोग जो थे रिसर्च में, कि तुम तो इसको कर ही नहीं पाओगे, तो कभी हो ही नहीं सकता, WHO की लैब्स जो नहीं कर पा रही हैं, तुम यहाँ रिपर में बैठ के क्या करोगे। तो वो एक बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट होती थी। तो वो इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो कोई और नहीं दे सकता, तो वो फैमिली से मिली, और मैं समझता हूँ कि उसके बिना ये संभव नहीं था। जी सर। सर, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आपके दोनों बच्चे हैं वो भी आपकी तरह एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने और समाज में अपना योगदान जिस तरह से आपने दिया है वो भी इस तरह का योगदान समाज को दें, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो दूसरे का दर्द समझे, जो समझे कि दूसरे का इलाज हो जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब अपना जो इलाज है समय पर करवा पाएँ। सर, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक संदेश। बहुत सारे बच्चे हैं जो फैमिली प्रेशर में आके पढ़ाई करते हैं, वो स्ट्रीम तो ले लेते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे ज़बरदस्ती पढ़ाई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जगह नहीं मिलती। तो ऐसे में ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ शब्द मैं आपसे सुनना चाहूँगी। देखिए, ये भी मैं कहूँगा दो धारी तलवार है। मैं भी शायद शुरू में इतना उत्साहित नहीं था डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मेरी मदर ने बहुत जोर डाला कि नहीं, तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। तो कभी कभी मुझे लगता था कि ये प्रेशराइजेशन है, और फिर उन्होंने परसुएड किया कि तुम यदि लोगों की सहायता करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो डॉक्टर से बढ़कर कोई नहीं। तो एक तरह से उन्होंने मेंटली इस तरह से मेरे को कर दिया कि नहीं, डॉक्टर बनना ही चाहिए, उस तभी मैं लोगों की ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊंगा। तो ये मेरा एक मिशन बना कि मैं डॉक्टर बनूं। तो कई बार गाइड भी करना पड़ता है बच्चों को, हालांकि प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। गाइड गाइड करने और प्रेशराइज करने में फर्क है। और दूसरी बात है, बड़ी सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, वो भी हमें ओपन माइंड रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का एक हुआ ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं, हम भी बाकी कई एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बनने के लिए हमें सोना ही नहीं है, दिन रात पढ़ते रहना है तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो बाकी अदर स्ट्रीम्स भी हैं, उस पर भी पेरेंट्स ओपन रहें अपने बच्चों के लिए। देखो हमारे कितने खिलाड़ी हैं, कितने स्पेस में जा रहे हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बैलेंस पेरेंट्स को रखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना पुश किस चीज को देना है, और कितना परसुएड करना है, और कितना बच्चों को अलाउ करना है कि वो अपनी इच्छाओं को देख सके। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन बच्चों को अलाउ करते रहे पेरेंट्स, जो उन्होंने करना है वो करें, और उन्होंने अपने पेरेंट्स का कहना नहीं माना, तो आज वो भी चौराहे पे हैं, क्योंकि उन्होंने पीयर प्रेशर में या औरों के कहने पे ऐसे स्ट्रीम ले लिए जिनकी अभी जरूरत ही नहीं है इंडिया में। फिर वो अब डिमांड करते हैं कि हमें फॉरेन भेज दो, हमें यहाँ भेज दो। तो वो एक पेरेंट्स पे अननेसेसरी जो है इकोनॉमिक प्रेशर भी है। और मैं समझता हूँ वो भी एक दूसरा पहलू है जो बड़ा कम डिस्कस होता है। जी सर, हम जानना चाहेंगे एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि मेरे पास इतने प्रश्न है आपसे पूछने के लिए कि एक अंदर से है कि सब कुछ जान लें आपसे।
तो एक प्रश्न सर मैं आपसे अंतिम पूछना चाहूंगी कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? आप किन-किन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च करना चाहते हैं? मतलब भविष्य के बारे में आपने क्या सोच रखा है कि मैं आगे ये इस क्षेत्र में फोकस करूँगा? देखिए भविष्य ऐसा है कि ये तो रेबीज का हमारा काम सफल हुआ, अदरवाइज तो हम बड़े सारे प्रोजेक्टों में कई सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हम स्नेक बाइट पे बड़े सालों से काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया पे बड़े सालों से काम कर रहे हैं, ब्लड बैंकिंग, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड इस पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ पे, वैक्सीनेशन पे, कई चीजों पे हम अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो होपफुली जो रेबीज की वजह से मेरे को इतने लोगों से नेशनली इंटरनेशनली कनेक्ट होने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि अब थोड़े जो काम जो है लेबोरेटरी की वजह से खास करके जो पेंडिंग पड़े हैं उनमें वो स्पीड अप होंगे, और उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपने काम को एक मंजिल तक पहुंचाए। जी सर। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर कुछ शब्द अगर आप बोलना चाहते हैं सर कार्यक्रम के बारे में तो? नहीं, अच्छा है ये कार्यक्रम जो आपने किया है, बहुत अच्छा है और लोगों तक पहुंचेगा। मुझे लगता है कि लोगों को इस कार्यक्रम का फायदा होगा, और ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यूज जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ हिमाचल बहुत अवेयर स्टेट है। सिर्फ 2-3 चीजों की, जैसे मैंने बताया कि खरोंच भी लगे तो भी टीके लगाओ, जो पिल्ला भी काट ले तब भी टीके लगाओ, और सबसे बड़ी बात है कि जो पिल्ले जो हम घर लाते हैं उससे पहले रेबीज की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और घर में जितने लोग हैं उनकी प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन कराएं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और जैसे मान लो चाहे वो पिल्ला 3 महीने से कम भी है, उसकी उसकी वैक्सीनेशन कराएं, फिर 3 महीने पे कराएं, फिर हर साल कराएं। क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत बहस करते हैं कि हमारे डॉग को पूरे इंजेक्शन लगे हैं, फिर क्यों इंजेक्शन हमें लगने चाहिए। तो बड़े सारे डॉग जो हैं देखा गया इंजेक्शन लगने के बावजूद उनमें प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी नहीं आती। तो इसलिए ये ना सोचें कि हमारे पेट डॉग ने काटा तो मैंने इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज जो देना चाहता हूँ कि पेट डॉग हो चाहे स्ट्रे डॉग काटा है तो इंजेक्शन लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि बेटर है कि इंजेक्शन लगाने इससे बजाय अपनी जान को जो है वो जोखिम में डाले। थैंक यू। जी सर। तो सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और यदि आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी और चेहरा आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके जरूर बताएं। ये हमारा वादा है कि हम आपके द्वारा बताए गए इंसान को अपने चैनल पे जरूर लेके जाएंगे। इसी के साथ ही सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।